Dear students, you have most welcome to our channel Unlearning। प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे अनलर्निंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें आप लोगों को पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ाया था। प्यारे बच्चों, धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों को ईडीए के बारे में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, उसका प्रयोग किस चीज़ में करते हैं, इसके संबंधित चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। आज आप लोगों का अगला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, वो है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के कथन को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं भाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या का दूसरा नाम है यौगिक संख्या। इंग्लिश में इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो स्वयं और एक के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो। भाज्य संख्या कहलाती है। प्यारे बच्चों, एक से बड़ी वह गिनती की संख्या या प्राकृत संख्या जो खुद से और एक से विभाजित तो हो ही, लेकिन इसके अलावे अन्य संख्या से भी अगर विभाजित है तो हम उस संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग उदाहरण में इसको लिख सकते हो, जैसे 4 सबसे पहली और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 में 1 से भाग लगता है, अपने आप से यानी 4 से भी भाग लगता है। इसके अलावे देखना है कि अन्य संख्या से भाग इसमें लगता है या नहीं। तो प्यारे बच्चों,
ये 4 जो है ये अपने एक और अपने अलावे अन्य से भी विभाजित है, इसलिए 4 जो है भाज्य संख्या है। इसी तरह से 6 1 से और 6 से, इसके अलावे 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। इसी तरह से प्यारे बच्चों 8 1 से और अपने से, इसके अलावे 2 से, 4 से भी विभाजित है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं 1 से बड़ी वह गिनती की संख्या जिसे 2 से ज़्यादा अपवर्तक हो, यानी 2 से ज़्यादा उसको डिवाइजर हो, तब उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। प्यारे बच्चों अगला है अभाज्य संख्या, या इसका दूसरा नाम है रूट संख्या। इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। एक से बड़ी वह गिनती की संख्या जो स्वयं और एक के अलावे अन्य से विभाजित नहीं हो। अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहलाती है, यानी 1 से बड़ी वह गिनती की संख्या जो सिर्फ अपने से और 1 से कटता हो, जैसे 2। सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। इसके बारे में आगे हम फिर बताएंगे बाबू। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि 2 जो है 1 से बड़ी गिनती की संख्या है। इसमें हम 1 से और 2 से जब भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन इसके अलावे अन्य किसी संख्या से 2 में भागा नहीं लगती है। इसी तरह से 3 है, तो 3 जो है वो 1 से और अपने से यानी 3 से कटेगा, इसके अलावे अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है। इसी प्रकार से 5 1 से और अपने से यानी 5 से कटता है। इसी तरह से 7 इत्यादि। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वह गिनती की संख्या जो 1 से बड़ी हो और अपने और 1 से कटता हो, यानी 1 से बड़ी वह गिनती की संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावे अन्य किसी से नहीं कटे, ऐसी अभाज्य संख्या को कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा, ऐसी गिनती की संख्या को कहा जाता है अभाज्य संख्या। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि यौगिक संख्या या इसी को कहते हैं भाज्य संख्या, तो हम कह सकते हैं कि यौगिक संख्या या भाज्य संख्या का जो है नंबर ऑफ डिवाइजर यानी भाजक की संख्या 2 से ज़्यादा होती है, यानी यौगिक संख्या या भाज्य संख्या को 2 से ज़्यादा अपवर्तक होते हैं।
और अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इसे मात्र दो, यानी इसे केवल दो अपवर्तक होते हैं। यानी यौगिक संख्या का परिभाषा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक से बड़ी वह गिनती की संख्या जिसे दो से ज़्यादा अपवर्तक हो, और अभाज्य संख्या का परिभाषा हम कह सकते हैं एक से बड़ी वह गिनती की संख्या जिसे केवल दो अपवर्तक होते हैं। प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों के परिभाषा में आया एक से बड़ी गिनती की संख्या, एक से बड़ी गिनती की संख्या। आखिर एक को हम भाज्य बोलेंगे या अभाज्य? तो प्यारे बच्चों, एक प्राकृत संख्या एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो याद रखिएगा कि एकमात्र गिनती की संख्या एक है जो न तो भाज्य में आता है और न ही अभाज्य में। अब इसके बाद आगे इसमें जानना है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या दो है। मतलब कि सिर्फ दो ऐसी अभाज्य संख्या हैं जो सम है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या हैं वो सबके सब विषम हैं। यानी दो के अलावे सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। और अगर आपसे ये भी पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपको बताना है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। आशा करते हैं कि आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें वो है सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। प्यारे बच्चों, जब दो प्राकृत संख्याओं का मौसो एक हो तब उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी
अगर दो प्राकृत संख्याओं में एक को छोड़कर कोई दूसरा संख्या कॉमन गुणनखंड नहीं हो, तब हम उसको कहते हैं सआभास संख्या। जैसे हम उदाहरण के तौर पर 2 और 3 लेते हैं, तो 2 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 1 यानी 2 और 1 हुआ, और 3 का करेंगे तो 3 गुना 1 यानी 3 और 1। इस दोनों में देख सकते हो कि एक को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन नहीं है, अर्थात 2 और 3 का मौसौ 1 होगी। अतः स्पष्ट है कि 2 और 3 जो है सहअभाज्य संख्या है। इसी तरह से प्यारे बच्चों 7 और हम 9 की चर्चा करते हैं। तो 7 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 1 यानी 7 और 1 हुआ इसका गुणनखंड। और जब हम 9 का करते हैं तो इसमें 3 से लगेगा 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में, अर्थात 9 का गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 1 यानी 3 3 और 1 हुआ। तो यहाँ पर 7 और 9 के गुणनखंड में 1 को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन नहीं है। अतः स्पष्ट है कि 7 और 9 सहअभाज्य संख्या है। इस प्रकार से सहअभाज्य संख्या का अब आप उदाहरण लिख सकते हैं। दो और 3, 7 और 9, 16 और 9 इत्यादि। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 17 और 19 सहअभाज्य संख्या है, तो आप क्या करेंगे? 17 और 19 का मौसौ निकाल लेंगे, या नहीं तो 17 का गुणनखंड कर लेंगे और 19 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 17 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 17 में 17 से भागा लगेगी, इसके अलावा किसी अन्य से भागा नहीं लगती है। तो 17 का गुणनखंड हो गया 17 गुना 1, और 19 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये भी एक बार में 19 से ही लगेगी, तो ये हो जाएगी 19 गुना 1। तो यहाँ पर 17 और 19 के गुणनखंड में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन गुणनखंड नहीं है। अतः स्पष्ट है कि 17 और 19 जो हैं सहअभाज्य संख्या है। अब इसके बाद एक चीज़ स्टार पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि यदि A और B सहअभाज्य संख्या हो तब HCF ऑफ A एंड B, या इसी को हिंदी में लिख सकते हैं A और B का मौसौ। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने तुरंत बताया कि जब दो गिनती की संख्याओं का मौसौ 1 हो तब उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पर A और B सहअभाज्य संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि A और B का मौसौ 1 होगी। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि सहअभाज्य संख्या जब भी होगी तो जोड़ा में होगी। कहने का मतलब दो गिनती की संख्या एक साथ जब हम लेंगे और देखेंगे दोनों का मौसौ 1 है, तब वह सहअभाज्य संख्या है। यानी सहअभाज्य संख्या अकेले किसी संख्या को हम नहीं कह सकते हैं। जैसे 29, 37 इस तरह से अगर हम लेते हैं कि पूछेंगे कि 19 जो है सहअभाज्य संख्या है या 37 सहअभाज्य संख्या है, तो प्यारे बच्चों सहअभाज्य संख्या अकेला नहीं होता है, ये जब भी होता है तो जोड़ा में होता है। इसीलिए ध्यान रखें इनके परिभाषाओं को और इनके उदाहरणों को। अब हम इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आइए समझते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन क्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को दो या अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसे 30, तो आइए समझते हैं कि हम 30 को दो या अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे। तो 30 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 से इसमें भाग लगता है या नहीं। तो 2 से 30 को भाग लगेगी 15 बार में। इसी तरह से फिर 3 से, फिर 5 से। यहाँ आप देख सकते हैं कि 30 को हम 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि 2 तिया 6 पंचे 30 आ रहा है। प्यारे बच्चों, 30 है भाज्य संख्या, और जब इसको हमने गुणनफल के रूप में लिखा तो ये जो 2, 3 और 5 है, 2, 3 और 5, तो ये 2, 3 और 5 जो है, ये आप देख सकते हैं ये तीनों जो है अभाज्य संख्या है। अर्थात स्पष्ट है कि 30 भाज्य है और 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है। इसी तरह से हम एक दूसरा भाज्य संख्या लेते हैं 50। आइए समझते हैं कि 50 जो है भाज्य संख्या है, इसको हम कैसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगी, फिर 5 से, फिर 5 से। इस प्रकार से 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5। प्यारे बच्चों, ये 50 भाज्य संख्या है, जबकि 2, 5 और 5 ये अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि एक भाज्य संख्या को 2 या अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही तो कथन है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की। यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आपसे अगर कोई पूछे तो बताना है कि किसी भी भाज्य संख्या को 2 या अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे 45। तो 45 का सबसे पहले बगल में क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 2 से नहीं लगेगी, 3 से लगाएंगे। 3 से ये 15 बार में कट गया, फिर 3 से 5 बार में। इस प्रकार से 45 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5। तो ये जो 45 है, ये है भाज्य संख्या, और जो आया है गुणनफल के रूप में, ये हमारा है अभाज्य संख्या। इस प्रकार से स्पष्ट है कि एक भाज्य संख्या को 2 या अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी में एक चीज़ समझना है, गुणनखंड ट्री, गुणनखंड वृक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री क्या होता है? जैसे 50 का या 50 को
गुणनखंड वृक्ष के रूप में व्यक्त करें। तो प्यारे बच्चों, हम 50 को कैसे करेंगे गुणनखंड वृक्ष के रूप में व्यक्त? तो आइए देखिए, समझिए कि 50 का सबसे पहले साइड में क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 50 में सबसे पहले 2 से लगा तो 25 बार में, तो इसमें हम 2 से भागा दिए तो ये लगा कितना बार में, 25 बार में। फिर इसके बाद 25 में 5 से भागा देंगे, ये 5 बार में लगा। तो इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण समझिए, जैसे 100 को गुणनखंड वृक्ष के रूप में व्यक्त करें। तो 100 लिख देंगे और सबसे पहले इसमें 2 से लगेगा, कितनी बार में, 50 बार में। फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। इस प्रकार से गुणनखंड वृक्ष बन गया। आशा करते हैं कि आप सभी फैक्टर ट्री को भी समझ गए, यानी गुणनखंड वृक्ष के रूप में हम किसी भाज्य संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं। तो अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले आइए बच्चों कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। दो या अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि में, ये देखिए। तो इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, दिए गए संख्याओं में, मतलब कि जिसका आपको निकालना है, उस संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो याद रखना है कि दो या अधिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, दिए गए संख्याओं में, मतलब कि आपको दो या अधिक संख्या का जो एचसीएफ निकालना है, उन संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ वर्ड का यूज हुआ। उभयनिष्ठ का मतलब कि जो सब में हो, ऐसा गुणनखंड चुनेंगे
जो सब में है और कम घात वाला, यानी जो सब में है और घात सबसे कम देखेंगे कि किस में है, बस उसको लेकर के गुना कर देंगे। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, 18 और 12 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग 18 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 12 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब हम 18 का करेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 से लगेगी, फिर 3 से, और फिर 3 से एक बार में। और फिर जब 12 का करेंगे तो इसमें 2 से लगेगी, फिर 2 से, और इस प्रकार से फिर 3 से। तो अब हमारा जो ये 12 का जो आया और 18 का गुणनखंड, उसको हम अब सजा के लिखते हैं। तो 18 का गुणनखंड आया 2 3 3, यानी 2 गुना 3 गुना 3। इसको लिख सकते हैं 2 एक बार है तो 2 का पावर 1, और 3 2 बार है तो 3 का पावर 2। इसी तरह से 12 का गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 यहाँ पर 2 बार है और 3 यहाँ पर 1 बार है। अब इसका हमें निकालना है HCF। तो हमने बताया कि दिए गए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, यानी यहाँ पर देखें सबसे पहले कि दोनों में, यानी 18 और 12 दोनों के गुणनखंड में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो इसमें है 2 पर पावर 1 और इसमें है 2 पर पावर 2। तो हमें लेना है यहाँ पर सबसे छोटी घात, यानी 2 पर पावर 1। फिर इसके बाद 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 1, यानी 3 दोनों में है और छोटी घात वाला लेना है, यानी 3 पर पावर 1। तो प्यारे बच्चों, 2 पर पावर 1 यानी 2 और 3 पर पावर 1 यानी 3, और जब दोनों को गुना कर देंगे तो 6। इस प्रकार से 18 और 12 का HCF आया 6। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेकर के आप लोगों को हम समझाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हम एक संख्या लिए 17 और दूसरा ले लेते हैं 23 का HCF। तो सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 17 में 17 से ही लगेगा एक बार में। इसी तरह से 23, तो 23 में फिर 23 से एक बार में। इस तरह से 17 का गुणनखंड आया 17 गुना 1 और 23 का गुणनखंड आया 23 गुना 1। प्यारे बच्चों, इस जगह पर जो कॉमन गुणनखंड है, माने जो दोनों में है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 है। 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं है, तो दोनों में कॉमन 1 है। तो इस तरह से दोनों का HCF हो गया 1, यानी ये जो है हमारा HCF हो गया। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट इसमें समझते हैं कि 2 या अधिक संख्याओं का LCM कैसे ज्ञात करते हैं। दो या अधिक संख्याओं का LCM। प्यारे बच्चों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं इसमें। संख्याओं में संबद्ध, या हम कह सकते हैं संख्याओं से संबंधित संख्याओं से संबंधित प्रत्येक
अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें ये नहीं लिखा हुआ है कि संख्याओं से संबंधित प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर उभयनिष्ठ वर्ड का यूज नहीं किया गया है। मतलब हमें एलसीएम में ये नहीं देखना है कि दोनों में कौन है, यानी दोनों में जो है वो रहना जरूरी नहीं है कि दोनों में हो ही, या दो से अधिक संख्याओं में कॉमन गुणनखंड हो, ये जरूरी नहीं है। हमें देखना है कि दिए गए संख्याओं से संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो आइए बच्चों, अब हम इस पर कुछ उदाहरण लेकर के समझते हैं। जैसे 12 और 18 का एलसीएम। प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, 12 का पहले गुणनखंड करते हैं, फिर 18 का भी गुणनखंड करते हैं। फिर 18 का करेंगे तो ये 9 बार में, फिर 9 को 3 से भागा करेंगे 3 बार में। इस प्रकार से 12 का गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1। और 18 का गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 2। प्यारे बच्चों, अब इसका जो है हमें एलसीएम निकालना है। तो इसमें हमें देखना है कि संख्याओं से संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, तो यहाँ पर 12 से संबंधित जो गुणनखंड है वो 2 और 3 है, और 18 से संबंधित गुणनखंड 2 और 3 है। तो हमें देखना है कि 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 1, यानी सबसे बड़ी घात, तो 2 पर पावर 2 वाला इसमें आ जाएगा। और फिर इसके बाद 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2 है, तो इसमें आएगा सबसे बड़ी घात वाला, अर्थात इस तरह से 3 पर पावर 2। अब जब हम 2 को 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 को 2 बार करेंगे 3 तिया 9, और दोनों को गुना कर देंगे 36। इस प्रकार से 12 और 18 का एलसीएम 36 आया। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेकर के इस चीज़ को समझते हैं। जैसे 15 और 35 का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 का गुणनखंड करेंगे, फिर 35 का करेंगे। अब 15 का गुणनखंड जो है वो 3 गुना 5 आया, और 35 का गुणनखंड 5 गुना 7। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले कि 15 से संबंधित गुणनखंड 3 है और 5 है। अब 35 से संबंधित गुणनखंड 5 और 7 है। तो यहाँ पर पहले दोनों में देखते हैं, कॉमन 5 है। तो इन दोनों 5 में आप देख सकते हो कि दोनों में बराबर ही है, यानी 15 के गुणनखंड में 5 एक बार है, और 35 के गुणनखंड में भी 5 एक बार है। तो हम यहाँ पर बड़ा तो नहीं कह सकते हैं कि 15 में 2 गो है 5, या 35 में 3 गो है। यहाँ पर समान है। तो जब समान रहेगा तो एलसीएम लेने में ध्यान रखना है कि जो समान है तो दोनों में से जो समान है बस वो ले लिए, यानी इसको हम जब लिखेंगे तो 5 पर पावर 1। अब फिर देखो बच्चे यहाँ पर कि 15 के गुणनखंड में 3 है, लेकिन 35 के गुणनखंड में 3 नहीं है।
तो आइए अब इसको हम अच्छे से समझाने के लिए हम क्या करते हैं, 15 के गुणनखंड को लिखते हैं 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। प्यारे बच्चों इसमें 7 नहीं है तो हम लिख सकते हैं 7 पर पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या पावर 0 होता है तो मान उसका 1 होता है। तो अगर हम 7 इसमें दिखाना चाह रहे हैं, 15 के गुणनखंड में 7 दिखाना चाह रहे हैं तो 7 पर पावर 0 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 35 का गुणनखंड में 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1 और इसमें 3 नहीं है तो 3 अगर इसमें दिखाना चाह रहे हैं तो 3 पर पावर 0 ले सकते हैं। अब देखो बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर कि 3 पर पावर 1 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 3 पर पावर 0, तो यहाँ पर लेना है हमें ज़्यादा घात वाला, ले लिए। फिर इसके बाद 5 पर पावर 1 5 पर पावर 1, तो यहाँ पर जो है दोनों समान ही है। फिर इसके बाद 7 पर पावर 0 7 पर पावर 1, तो दोनों में ज़्यादा घात वाला तो 7 पर पावर 1। इस प्रकार से 3 पर पावर 1 मतलब 3, 5 पर पावर 1 मतलब 5, 7 पर पावर 1 मतलब 7, तो 3 पंचे 15 और 7 105, इसका हो गया एलसीएम। आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों फिर हम एक और उदाहरण लेते हैं। सत्रह और 23 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम 17 का गुणनखंड करेंगे, तो 17 में तो अपने आप से ही लगेगा, यानी 17 से, और 23 में ना 2 से लगेगा ना 3 से, नहीं लगता है। आप भागा करके भी देख लो तो इसमें लगेगा 23 से अपने आप से, यानी खुद से। दुनिया का कोई भी नंबर हो वो 1 से और अपने से ज़रूर कटता है, तो 23 में एक बार में लगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 23 को हम 17 को लिख सकते हैं 17 गुना 1, ठीक है, और 23 को लिख सकते हैं 23 गुना 1। यहाँ पर देखो बच्चे कि 17 के गुणनखंड में 17 और 1 है लेकिन 23 नहीं है, तो अगर हम चाहते हैं उसको दिखाने के लिए तो इसको लिख सकते हैं 23 का पावर 0। इसी तरह से 23 का गुणनखंड में देखते हैं 17 नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 पर पावर 0। ये इसीलिए लिखते हैं ताकि हम ज़्यादा घात वाला जो है गुणनखंड को ले सकें। तो एलसीएम में हमें देखना पड़ता है कि जो दिया गया संख्या है उस संख्या से संबंधित गुणनखंड क्या है। तो 17 से संबंधित गुणनखंड में 17 है, 1 है और 23 उसमें नहीं था, तो 23 पर पावर 0 दे दिए। अब 17 पर पावर 1 17 पर पावर 0, तो इसमें लेना है ज़्यादा घात वाला, 17 पर पावर 1 ले लिए। इसके बाद 1 1 है तो उसका तो कोई नहीं है, ले भी सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर देखो बच्चे 23 पर पावर 0 23 पर पावर 1, तो 23 पर पावर 1 यानी ज़्यादा घात वाला। अब देख सकते हो इसमें कि 17 पर पावर 1 यानी 17 गुना 1 23 पर पावर 1 यानी 23, दोनों को गुना कर लीजिए, तो 17 तिया 51 बाकी 5 और 17 दूनी 34 5 39। इस तरह से 391 इसका हो गया एलसीएम। प्यारे बच्चों अब हम कुछ और भी उदाहरण आप लोगों को देते हैं। एक बार 2018 की परीक्षा में जब शिफ्ट को हार्ड कर दिया गया तो उसमें पूछा था कि 2xy² और 4x² का HCF और LCM ज्ञात करें। प्यारे बच्चों 2xy² और दूसरा है 4x²y, तो जब हम इस 2 को तोड़ के लिखेंगे तो 2 पर पावर 1 ही लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो हम 2 को तोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि 2 में सिर्फ 2 से लगेगा। उसके बाद है गुना x का पावर 1, मतलब कि जैसे x लिखल है x पर नहीं कुछ है तो इसका मतलब पावर उस पर 1 है,
फिर इसी तरह से वाई स्क्वायर है, तो ये तो है ही पावर के रूप में सजाया हुआ। इसी तरह से अब देखिए 4x² वाई है, तो 4 को जब हम तोड़ेंगे तो 4 में 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, अर्थात 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और x का पावर 2 है ही, y का पावर 1 तो है। प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हमें LHCF देखना है। तो हमने बताया HCF में अभी कि जो दोनों में है और कम घात वाला, ठीक है, जो दोनों में है और कम घात वाला, तो यहाँ पर दोनों में 2 है और कम घात वाला 2 पर पावर 1 है, तो ले लिए 2 पर पावर 1। इसी तरह से x दोनों में है और इसमें जो है देखते हैं कम घात वाला x पर पावर 1 है, तो यहाँ पर हम x पर पावर 1 ले लिए। और इसके बाद फिर देखिए बच्चे कि y दोनों में है और इसमें y का पावर 1 यानी कम घात वाला y पर पावर 1 है, तो इसलिए हम y पर पावर 1 ले लिए। तो HCF में देखना पड़ता है कि जो दोनों में है और कम घात वाला। तो प्यारे बच्चों, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 पर पावर 1 तो 2 ही होगा, x पर पावर 1 तो x ही होगा, y पर पावर 1 तो y ही होगा। इस तरह से ये हो गया HCF। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें LCM की। LCM में जो दोनों में है और ज़्यादा घात वाला इसमें लिया जाता है, तो ज़्यादा घात वाला बच्चों है 2 पर पावर 2। इसी तरह से x दोनों में है और ज़्यादा घात वाला, तो ज़्यादा घात वाला है x पर पावर 2, इस तरह से x पर पावर 2 हो गया। फिर देखो बच्चे y दोनों में है और लेना है इसमें ज़्यादा घात वाला, तो y पर पावर 2। इस प्रकार से LCM निकल के आ गया 2 दूनी 4 x² y²। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से ध्यान रखना है मोसो में यानी HCF में वह गुणनखंड जो दोनों में हो और लेना है कम घात वाला। इसी तरह से लॉसों में LCM में देखना है वह गुणनखंड जो दोनों में हो और लेना है ज़्यादा घात वाला। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, आप लोग भी इस चीज़ को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अब हम एक उदाहरण और लेते हैं यहाँ पर अलजेब्रा से, मतलब कि बीजीय व्यंजक हमें जब दिया हुआ हो 2 या उससे ज़्यादा, तो उसका हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं 8x³ y² और 3x² y का
HCF और LCM ज्ञात करें। तो आइए बच्चे समझते हैं। सबसे पहला है 8x³ y² और दूसरा है 3x² y। तो जब हम 8 को तोड़ेंगे तो ये 4 बार में लगेगी, फिर उसको 2 बार में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पर पावर 3 गुना x का पावर 3 गुना y का पावर 2। अब इसके बाद 3x² y है। तो जब हम 3 को तोड़ेंगे तो 3 में तो सिर्फ एक बार में लगेगा यानी 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 का 3 यानी 3 पर पावर 1। और इसके बाद x² और y का पावर 1। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8x³ y² का जब हम गुणनखंड किए तो इस गुणनखंड में देख सकते हो 2 है, x है और y है। और फिर जब हम 3x² y का किए तो इसके गुणनखंड में 3 है, x है और y। तो यहाँ पर क्या करो ध्यान से कि 8x³ y² के गुणनखंड में 3 नहीं है, तो अगर हम वहाँ पर 3 लिखना चाहते हैं तो 3 पर पावर 0 कर देंगे। इसी तरह से नीचे 3x² y के गुणनखंड में 2 नहीं है, तो हम इसमें 2 लेकर के उसका पावर 0 बैठा सकते हैं। ऐसा हमने दोनों को समान करने के लिए किया। अब प्यारे बच्चों, HCF जब हम निकालते हैं तो HCF में हमने क्या बताया, वह गुणनखंड जो दोनों में हो और कम घात वाला। तो 2 पर पावर 3 2 पर पावर 3 2 पर पावर 0, तो लेना है यहाँ पर कम घात वाला, तो 2 पर पावर 0। इसी प्रकार से 3 पर पावर 1 3 पर पावर 0, तो लेना है यहाँ पर हमें कम घात वाला 3 पर पावर 0। फिर इसके बाद x² और x³ है, तो इसमें कम घात वाला तो x² है। इसी प्रकार से y² और y का पावर 1, तो इसमें कम घात वाला y पावर 1 है। अब इसको जब बच्चे हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 2 पर पावर 0। कोई भी संख्या पावर 0 तो मान 1 देता है, 3 पर पावर 0 तो मान 1 होता है, और x² y पर पावर 1। इस तरह से 1 को 1 में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा, और इसका HCF आ गया x² y। अब हम LCM की बात करते हैं बच्चों। LCM में आप देख सकते हो वही गुणनखंड लेना है जो दोनों में है और ज़्यादा घात वाला। तो ज़्यादा घात वाला 2 पर पावर 3 2 पर पावर 0, तो 2 पर पावर 3। इसके बाद 3 पर पावर 0 3 पर पावर 1, तो लेना है ज़्यादा घात वाला, तो 3 पर पावर 1। अब इसके बाद देखो बच्चे x पर पावर 3 x पर पावर 2, तो लेना है ज़्यादा घात वाला। फिर देखो बच्चे x पर पावर y पर पावर 2 y पावर 1, लेना है इसमें ज़्यादा घात वाला। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है 2 पर पावर 3, यानी 2 को हम 3 बार जब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा बाबू 8 गुना 3 गुना x का पावर 3 गुना y पर पावर 2, तो ये हो गया 8 तिया 24 x³ y²। आशा करते हैं कि आप सभी HCF और LCM के टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दो संख्याओं A और B के लिए। मतलब कि 2 संख्या है तो हम मान लिए A और B, तो 2 संख्याओं के लिए एक संबंध होता है, उसके HCF LCM और दोनों संख्याओं में क्या होता है संबंध, तो ध्यान रखिए। मौसो
ए और बी का गुना लॉ 100 ए और बी का बराबर होता है ए गुना बी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे कि दो संख्याओं का यानी दो संख्याओं का लॉ 100 गुना मौ 100 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। इस चीज़ को याद रखना है कि दो संख्याओं के लिए लॉ 100 गुना मौ 100 बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ 100 गुना मौ 100। तो इस एक सूत्र को हमें याद रखना है और इसी से अगर हमें कोई पूछ दे कि बताओ कि दो संख्याओं का लॉ 100 और मौ 100 पता है तथा एक संख्या पता है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो बस इसी सूत्र से निकाल लेंगे। एक संख्या पता है तो उसके जगह पर मान रख देंगे और उसको हम उस बगल कर देंगे, इस बगल करेंगे तो बट्टे में हो जाएगा, इधर गुना में तो उधर बट्टे में हो जाएगा। तो बिल्कुल समीकरण के नियम से हम लोग जो है उसको बना सकते हैं। जैसे इसी में हमें निकालना है बाबू पहली संख्या, तो लिख सकते हो लॉ 100 गुना मौ 100 बटे दूसरी संख्या। जैसे इसी में हमें निकालना है दूसरी संख्या, तो लॉ 100 गुना मौ 100 बटे पहली संख्या। प्यारे बच्चों, इसी तरह से अगर हमें इसी में निकालना होगा लॉ 100, तो लिखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौ 100। अगर इसी में हमें निकालने का होगा मौ 100, तो हम इसको लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉ 100। तो सीधा सा मेरा कहना यह है बाबू कि आपको याद रखना है लॉ 100 गुना मौ 100 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर चार राशि है, क्या क्या है, लॉ 100 मौ 100 और दो संख्या। तो चार राशि में से अगर हमको तीन राशि मालूम है तो हम चौथी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये चार सूत्र याद नहीं रखना है, बस हमें याद रखना है लॉ 100 गुना मौ 100 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इसी से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे बच्चे इस पर एक उदाहरण समझिए। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मान चलिए कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9
दिया है और हमें कहता है कि एलसीएम क्या होगा इस दोनों संख्या का। तो प्यारे बच्चों, इसको सबसे पहले पढ़ने के लिए आप लोग सीखो। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, या हिंदी में पढ़ेंगे 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, तो 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है, HCF 306 का और 657 का 9, तो हमें निकालना है एलसीएम। तो अभी हमने तुरंत बताया लॉसो गुना मौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, और हमें पूछ रहा है 306 और 657 का एलसीएम। तो एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम के जगह पर तो हमें जानकारी है नहीं, क्योंकि हमें तो ये निकालना ही है। तो इसके जगह पर आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो। तो हम यहाँ पर लॉसों के जगह पर छोड़ देते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, ये निकालना है। और इसमें मौसो दिया हुआ है 9, तो 9 रख देंगे बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। अब ये जो 9 है, 9 यहाँ पर क्या है? गुना में, तो जब उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में। इस तरह से इस 9 को उस पार कर देंगे तो लॉसो बराबर निकल के आ जाएगा 306 गुना 657 बटे 9, 9 से काट लेंगे, ठीक है, जैसे 9 से इसी को काटेंगे, 9 7 63 और 9 तिया 27। इस प्रकार से लॉसो बराबर आ गया 306 गुना 73, और ये आ गया 8000। दोनों को जब गुना करेंगे तो अलग में कर भी सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपको 22,338। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि संख्या अगर a पर पावर n के रूप में है तो उसको जांचना है कि जब हम a पर पावर n अर्थात a को जब हम n बार गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो संख्या आएगी उसके इकाई स्थान पर 0 आएगा या नहीं। तो हमें यहाँ पर इस तरह का संख्या का जो है अब देखना है कि विस्तार करने पर 0 आता है या नहीं, या 0 आने का क्या शर्त है। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। संख्या a पर पावर n जहाँ a और n प्राकृत संख्या है, अंक 0 पर
समाप्त होगी जब ए के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे मान के चलिए कि 10 पर पावर है 50, 10 पर पावर है मान के चलिए 3, तो 10 पर पावर अगर कम है संख्या तो उसको हम गुना करके भी बता सकते हैं कि सर इसके इकाई स्थान पर 0 आया। लेकिन 10 पर पावर जब हम 50 दे देंगे या मान के चले कि 15 पर पावर दे दिए 101, तो अब हम अगर 15 को गुना करेंगे 101 बार तो हमें टाइम लगेगा और फिर गुना करके जो गुणनफल आएगा उसके इकाई स्थान पर 2 आएगा या नहीं, इसको करने में टाइम लगेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के लिए ये रूल है कि आप क्या करो, सबसे पहले दिए गए संख्या को अभाज्य गुणनखंडित करो, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, क्या 4 पर पावर 31 अंक 0 पर समाप्त होगी? या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या 4 पर पावर 31 के विस्तार में इकाई स्थान पर अंक 0 आएगी? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, यानी संख्या। तो संख्या हमें दिया है 4 पर पावर 31। तो इसमें जो पावर में है उसको छोड़ करके हमें क्या करना है, आधार का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जब हम आधार को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें ये आएगा 2 गुना 2, यानी 4 के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। हमने बताया अभी रूल कि संख्या a पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है या समाप्त होगी जब a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। यहाँ पर दोनों का जिक्र हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, लेकिन 5 नहीं है। अतः 4 पर पावर 31 अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर का जो मेरा लास्ट थ्योरी है वो यही है कि जब किसी संख्या को
दो या अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दें तब वह भाज्य संख्या होती है। क्योंकि इस पर आधारित आपका चैप्टर में क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप सभी इस थ्योरी को नोट कर लीजिए कि जब किसी संख्या को दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दें तब वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप देख सकते हो कि 50 को हम जब अभाज्य गुणनखंडित करेंगे तो सबसे पहले 2 से लगेगा, फिर 5 से, फिर 5 से। इस प्रकार से 2 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पर जो भाज्य संख्या यहाँ जो संख्या 50 है वो 2 या उससे अधिक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में ये व्यक्त है। यानी 2 जो है ये भी अभाज्य है, 5 जो है ये भी अभाज्य है। तो 50 जो है ये 2 या उससे अधिक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त है। अतः स्पष्ट है कि 50 भाज्य संख्या है। आशा करते हैं कि आप सभी इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अब इसके बाद फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।